हम इंसान जो आज के युग में इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव हैं और वर्तमान में पृथ्वी पर हम इंसानों का ही राज है। पर क्या आज से करोड़ों साल पहले इंसानों का इस पृथ्वी पर कोई नामो निशान था? नहीं। आज से करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का राज था। और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज इस पृथ्वी पर डायनासोरों का नामो निशान भी नहीं बचा है, और कैसे हम इंसानों का जन्म हुआ? तो आज के इस वीडियो में आप इन्हीं सवालों के बारे में जानने वाले हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। डायनासोर, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में बड़े बड़े और विशालकाय जानवरों का चित्र घूमने लगता है, और वाकई में ये जीव विशालकाय हुआ करते थे। दोस्तों, डायनासोरों के बारे में जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम और आप चलते हैं समय के उस दौर में जब ये विशालकाय जीव जीवित थे। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले आज ही की तरह पृथ्वी फल फूल रही थी। इस पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का राज हुआ करता था। इनमें से कुछ शांत स्वभाव के हुआ करते थे तो कुछ बड़े ही खूंखार। कुछ ऐसे भी डायनासोर थे जो हवा में उड़ सकते थे। ये सभी डायनासोर पृथ्वी पर आराम की जिंदगी बिता रहे थे, पर इनको कहाँ पता था कि दूर अंतरिक्ष में एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा हमारे सोलर सिस्टम की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ये छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जब पृथ्वी से करीब 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट में शामिल हुआ, तो इस छोटे से एस्टेरॉयड की टक्कर एक बड़े एस्टेरॉयड के टुकड़े से होती है, जिससे 40 किलोमीटर डायमीटर वाला ये बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब शायद पृथ्वी से डायनासोरों का अंत ना होता अगर यह एस्टेरॉयड चांद से टकरा गया होता। चांद के काफ़ी नज़दीक से गुजरने के बावजूद भी चांद की ग्रेविटी इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर नहीं खींच पाई, क्योंकि शायद नियति को कुछ और ही पसंद था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो इसकी स्पीड एकाएक बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इतनी रफ्तार के कारण यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा वातावरण के घर्षण के कारण एक भयंकर आग के गोले में बदल जाता है। इसकी रफ्तार इतनी थी कि महज 4 मिनट से भी कम समय में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। यह एस्टेरॉयड इतना चमक रहा था कि इसके पृथ्वी के टकराने से पहले ही कई डायनासोर अंधे हो चुके थे। यहाँ डायनासोर के बचने की एक और संभावना हो सकती थी। अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराता। अगर ऐसा होता तो ये बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता, और इसका असर जमीनी भूभाग में काफ़ी कम होता। लेकिन शायद एक बार फिर नियति को कुछ और ही पसंद था, और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में यह एस्टेरॉयड नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है। इस टकराव से लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक खतरनाक विस्फोट होता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम जितना था। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि पृथ्वी से 3 बार आबादी को मिटा सकती थी। इस विस्फोट के कारण 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। अब आप इस मेजरमेंट से यह अनुमान लगा सकते हैं कि टकराव कितना भयंकर और विनाशकारी था। खैर, यह टकराव इतना भयंकर था कि एस्टेरॉयड के जमीन से टकराते ही जमीन के अंदर मौजूद लाखों टन धातु एकाएक अंतरिक्ष में चला जाता है। साथ ही इस गड्ढे का सारा मैटर वातावरण में फैलने लगता है। इस टकराव के कारण 11.1 तीव्रता वाली भूकंपीय तरंगों का निर्माण हुआ, जिससे जगह जगह सुनामी की बड़ी लहरें उठने लगी, जिससे लाखों की मात्रा में डायनासोरों की मौत हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ विनाश की शुरुआत थी। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता इतनी थी कि इसने कई शांत ज्वालामुखी को एक्टिव कर दिया, और जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा। टकराव के कारण पृथ्वी पर रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग सारे जीवों का नामो निशान मिट गया था। अभी तक इस विनाश की चपेट में केवल जमीनी डायनासोर आए थे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद पृथ्वी से जो लाखों मीट्रिक टन धातु
अंतरिक्ष में चले गए थे, वो ग्रेविटेशन खिंचाव के कारण पृथ्वी पर आग के बारिश के रूप में बरसने लगे। इस आग के बारिश के दायरे में आने वाले सभी उड़ने वाले डायनासोर भी मारे गए। पर विनाश की प्रक्रिया यहीं नहीं रुकी। गड्ढे का सारा मैटर और धूल कण पृथ्वी के वायुमंडल में एक बड़ा बादल का रूप ले चुका था, जो कई किलोमीटर मोटे थे, और ये बादल पृथ्वी के दूसरी ओर भी मौत लेकर आ रही थी। देखते देखते ये धूल के बादल पृथ्वी को ढक लेती है, जिससे पृथ्वी पर कई महीनों तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे जो डायनासोर विस्फोट से कोसों मील दूर थे वे भी नहीं बच सके। इस महाविनाशकारी टकराव से पृथ्वी की लगभग 90% प्रजाति खत्म हो जाती है। अब केवल वही प्रजाति बची थी जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इनमें से भी कुछ जीव ऐसे थे जिनको भरपूर मात्रा में खाना न मिलने के कारण भी मारे गए। डायनासोर के मौत से अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो सिर्फ हम इंसानों के लिए, क्योंकि डायनासोर के अंत के बाद अब वो प्रजाति आज़ाद था जो डायनासोर के डर से ज़मीन पर छुप कर रहते थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। मैमल्स के ज़मीन के अंदर छुप कर रहना एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि ये प्रजाति उस महाविनाशकारी खतरे से बच गए थे जिसने डायनासोर के सभी प्रजाति को खत्म कर दिया। और अब ये प्रजाति जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया। कुछ हजार सालों के गुजर जाने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी सामान्य होने लगी और पृथ्वी की सतह पर फिर से हरे भरे पेड़ पौधे उगने लगे। और पृथ्वी पर जो 5% आबादी बच गई थी उसमें एडेप्टिव रेडिएशन के कारण नए नए जीवों का निर्माण हुआ। आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बंदर जैसे प्रजाति आए। इसी के साथ कुछ ऐसे भी जीवों का निर्माण हुआ जो मांसाहारी थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई, जिससे हमारा इंडिया एशिया महाद्वीप की ओर आगे बढ़ने लगा, जिससे माउंट एवरेस्ट उत्पन्न हुआ। ये वही माउंट एवरेस्ट है जिससे आज करोड़ों लोगों को पीने का पानी मिलता है। आज से 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी बिल्कुल आज के जैसा दिख रहा था। सभी महाद्वीप जानी पहचानी सी लगने लगी थी। लेकिन 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर से हलचल हुआ, जिससे अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थे ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से वहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई, जिससे वहाँ के हरे भरे जंगल सूखे पड़ने लगे। और इसी जंगल में रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार द ग्रेट एप्स। इसे हम पिरोलापिथिकस कहते हैं, जो हम इंसानों के पूर्वज थे। ये एप्स पेड़ों पर रहते थे और एक से दूसरे पेड़ों में झूलकर जाते थे। ये एप्स पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। जलवायु और जगह के अनुसार इनकी नई प्रजाति उत्पन्न हुई। आगे चलकर ये एप्स चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ हम इंसानों में विकसित हुए। बारिश न होने के कारण वहाँ की जंगल सूखने लगी और खाने की कमी होने लगी, जिससे इन एप्स को जमीन पर उतरना पड़ा। एडिपेथिकस रेमिडस ये हमारे पूर्वज थे। इसने ही सबसे पहले खाने की खोज में जमीन पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा हुआ करता था। आज से लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर से हथियार बनाना सीखा, जिसे हम होमो हैबिलिस कहते हैं। इनका दिमाग अब बड़ा हो चुका था। समय का चक्र आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे पूर्वज और बुद्धिमान होते गए और धीरे धीरे इसने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस ये थे हमारे पूर्वज जिसने पहली बार आग की खोज की थी। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक बड़ी खोज थी, क्योंकि अब हमारे पूर्वज पका हुआ मांस खाते थे। पका हुआ मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी, जिससे अब ये ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे उनका दिमाग और बड़ा होने लगा। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने साथ रहना शुरू किया, जिससे भाषा यानी लैंग्वेज की शुरुआत हुई। आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारे पास औजार थी, आग थी और सबसे बड़ी भाषा थी। हम होमो सेपियंस, जो सबसे बुद्धिमान जीव हैं। धीरे धीरे हम इंसानों ने रहने के लिए घर बनाना शुरू किया। आबादी बढ़ती गई
जिससे मानव जनसंख्या में वृद्धि हुई और अब हम इंसानों ने रहने के लिए नए नए जगहों पर जाना शुरू कर दिया और इस प्रकार हम इंसानों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर आया। पर हमारा ये सिलसिला अभी यहीं ख़त्म नहीं होता, हमें और विकसित होना है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करना है जिससे हमारी प्रजाति बची रहे। आई होप अब आप जान चुके होंगे कि पृथ्वी से डायनासोर का अंत कैसे हुआ और कैसे हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का आनंद ले पाएँ।